के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज और हम बात कर रहे हैं कब थमेगा दुष्कर्म का सिलसिला। आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय जाहिर कर सकते हैं सिर्फ आर्यन न्यूज पर। हमारे नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन करें और बताएं कि क्यों हमारे बिहार में और हमारे देश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। हम एक बार फिर से आएंगे अपने मेहमान श्रुति जी के पास, उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे कानून हैं जो कि कड़े बनाए जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ, और जो चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं अगर उनकी भी हम बात करें, जैसा कि देखने को मिला है सीतामढ़ी में एक बच्चे के साथ जो यौन दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है, ये इनके ऊपर में कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद क्यों ठेंगा दिखाया जा रहा है इन्हें? देखिए, कानून जो भी बन रहे हैं हमारे यहाँ, उसको जो भी हमारे यहाँ ऑफिशियल्स है, आप एक सिंपल सा कल ही वर्कशॉप था, शरद जी बता रही हैं, डीवी एक्ट को लेके 2005 में बनी। और आप अभी किसी भी थाने में चले जाइए या कोई भी जगह चले जाइए ऑफिशियल्स के पास, अगर कोई महिला चली जाए, उनकी जवाबदेही है, उनकी ड्यूटी है कानून में, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। तो कानून बना दिया और जिस समय प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन ही नहीं सोचा। हमारे सिस्टम के पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं दिखती। बिल्कुल, ये हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त छपरा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इंजमामुल हक साहब। बहुत बहुत स्वागत है इंजमामुल हक जी। क्या कहेंगे आप, क्यों बढ़ रही है दुष्कर्म की घटनाएं हमारे राज्य में? हाँ, हम इस राज्य में देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जो वहाँ पे वो तीनों हाँ हेलो सर, नमस्कार जी। राज्य में जो भी है वहाँ पे जो तीनों खास करके महिलाएं लोग जो बैठी हुई हैं। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, फिर आप अपनी राय जाहिर करें। हक साहब, वॉल्यूम बंद करो। जो महिलाएं तीनों आदमी जो बैठी हुई हैं सर जी, तो उन लोगों ने तो कम करो। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगता है तकनीकी खराबी है यहाँ पर, इसी वजह से हम इंजमामुल हक साहब की राय नहीं ले पा रहे हैं। बहरहाल श्रुति जी लौटते हैं आपके पास। श्रुति जी, कानून की आपने यहाँ पर बात की, धाराओं की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें विदेशों से, अगर हम एग्जाम्पल लें, वहाँ पर लगातार सुधार होते हैं। यहाँ हमारे देश में क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि अभी भी लगातार तमाम कड़े कानूनों के बावजूद कमी रह जा रही है और इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, हम विदेश से तुलना नहीं कर सकते हैं जी। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं जी, बहुत ही पीछे। और विदेशों में कानून का पालन किस ढंग से होता है ये सीखने की ज़रूरत है लोगों को। और जो कानून आए हैं वो हमारे हित में है, इसको समझने की ज़रूरत है। वो ज़बरदस्ती लोगों को अब ऐसा सोचना पड़ेगा कि अब कानून भी समझाने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए, ताकि तब तो फिर उनका पढ़ना लिखना और क्वालिफिकेशन बेकार है। कानून में क्लियर है कि आपकी क्या जवाबदेही है। उसके बावजूद यहाँ 5-5 साल 6-6 साल बैठ करके क्या करते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हो या कहीं और भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आप दूसरे जगह कहीं की भी बात कर लें, जुडिशरी की बात कर लें, टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उनका सोच ही नहीं है कि महिलाओं के प्रति किस तरह से हम कौन सा व्यवहार अपनाएं ताकि उनको और समाज को एक लेसन दे सके कि भाई ऐसा नहीं करना है। इसको सोचते सोचते भी उन लोग काफ़ी टाइम लगा देते हैं। अभी तक जो भी कानून में हम लोग रिलीफ के लिए जाते हैं, जहाँ समय सीमा तय है 2 महीना, 60 दिन, 30 दिन, मान लेते हैं कि 60 दिन बहुत कम होता है, लेकिन 6 महीने, साल भर में भी कोई मामला का निपटारा नहीं होता। मतलब साफ है कि यहाँ पर लचर व्यवस्था इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार ठहराई जा सकती है। कंचन जी, आप क्या कहेंगी, क्या कुछ होना चाहिए सांगठनिक स्तर पर भी, पार्टियों के स्तर पर भी? क्या कुछ ऐसी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए? लोग जगह जगह जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या फर्ज नहीं बनता है कि कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएं जिससे कि एक सभ्य समाज जो है उसका निर्माण हो सके? देखिए, जब आप ऐसा क्वेश्चन आपने किया, हम तरारी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, जहाँ के अभी हमारे विधायक सुनील पांडे जी हैं। सर, तरारी से आप नहीं जानते हैं तो उनसे आप जानते होंगे। वहाँ हमने एक सिस्टम को बनाया है कि हर घर में जाके, हर स्कूल में जा कर के वहाँ इस चीज़ को समझाया जाए, बताया जाए कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेवार हम हैं, हमारा समाज है, हमारा सरकार है।
महिला जागरूकता अभियान हम लोग ने शुरू किया है। वहाँ से 10 आदमी की कमेटी हम लोगों ने बनाई है आरजेडी के तहत से, और उसको हम लोगों ने लागू किया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको भी हम लोग एक कॉपी उसको सौंपेंगे, आपका भी हेल्प हम लोग लेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ये आपने जिला स्तर पर बात कही है, विधानसभा स्तर पर बात कही है। हमारे दर्शक इंजमामुल हक साहब फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंजमामुल जी, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। इंजमामुल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? डॉक्टर शरद कुमारी जी, क्या 100% महिलाएं सही होती हैं? क्या आपको लगता है कि जो दुष्कर्म की घटनाओं की हम बात कर लें या फिर किसी भी अन्य तरह की बातें कर लें, महिलाएं क्या 100% सही हैं या कुछ ऐसी भी हैं जो कि कहा जा सकता है कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर? देखिए, तो विज्ञान ही ने कहा है कि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, हमेशा अपवाद होते हैं। और जब अपवाद हैं तो महिला भी एक मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते जो कुछ गुण बताए गए हैं मनुष्य की, चर्चाएं होती हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये तो मनुष्य होने के नाते महिलाओं में भी है। लेकिन जो हमारे समाज का एक परंपरागत पालन पोषण का तरीका बना, वो तरीका बनाया ही हमारे पुरुषों ने। जब मानव सभ्यता का इतिहास आप पढ़ेंगे, चूंकि यहाँ जगह नहीं है कि मैं पूरे विस्तार में आपको बताऊं, लेकिन कभी आप पढ़ेंगे, हमारे दर्शक भी सारे पढ़ने लिखने वाले हैं ज़्यादातर और जानने वाले लोग हैं, वो इस बात को जानेंगे कि जब सभ्यता का विकास की शुरुआत हुई तो पुरुषों ने ही सभ्यता का विकास किया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि अगर ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे, महिलाओं पर कब्जा नहीं करेंगे तो हम मजबूत नहीं बनेंगे। तो हम मजबूत बने रहें, इसलिए सामने वाला कमज़ोर हो, तो सामने वाले को कमज़ोर करने के लिए उससे जो जो चीज़ें हटाई जा सकती हैं उसको हटाया गया। महिलाओं को शिक्षित नहीं करो, महिलाओं को घर से नहीं निकलने दो, पर्दा प्रथा, धर्म का आड़ लिया गया। धर्म जहाँ एक तरफ महिमा मंडित करता है सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को माता का रूप, जो आपने शुरुआत में बात कही, उसी धर्म में इस पुरुषों ने अपने फायदे के लिए कि ताकि महिलाएं कमज़ोर बने, इस तरीके से उसका विश्लेषण किया समाज में, ताकि धर्म के नाम पर महिलाएं पीछे हट जाएं। एक महिला विधवा हो जाती है तो धार्मिक रूप से वो सबसे कलंकित महिला होती है, लेकिन पुरुष विधुर होता है तो नहीं। ये धर्म की परिकल्पना को गलत तरीके से विश्लेषित किया गया। ठीक ऐसे ही भगवान बुद्ध जिनकी बात करते हैं, उन्होंने भी शुरुआती दौर में कहा था कि महिलाएं जब आ जाएंगी संघ में तो संघ दूषित हो जाएगा, शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था। लेकिन आम्रपाली ने जो कि एक आज के समय के हिसाब से कहिए तो डांसर थी और राजकीय डांसर थी, आज के लोग कहेंगे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, उसने अपने देश के लिए, उसने अपने राज्य के लिए जब वो उसने क्या मैं शब्द कुर्बानी दी, उसने जो अपनी कुर्बानी दी, तब जाके शायद बुद्ध को भी एहसास हुआ, उस महिला ने एहसास दिलाया कि नहीं, महिलाएं हमेशा गलत नहीं होती हैं। तो बड़े बड़े विद्वान भी जो कि पुरुष थे, और चूंकि सभ्यता में यह बात आई कि महिलाओं को कमज़ोर बना के रखना है, महिलाओं पर अगर हमारा पावर नहीं रहेगा तो पुरुषों की प्रधानता नहीं रहेगी, इसने इतने गलत तरीके से सारी चीज़ों को फैलाते चले गए कि आज आपको मैं बताऊं, पटना के अच्छे अच्छे नामी स्कूल के लड़के आपस में बात करते हैं तो माँ बहन की गाली देते हैं एक दूसरे को, और हंसते हुए, पीठ ठोकते हुए, क्या यार, और वो गाली प्रयोग करते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने घरों में देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, बेटी की गालियाँ देना, उसमें कहीं शर्म की बात नहीं है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों की शुरुआत परिवार के अंदर से करनी होगी, पिता को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम संगठन से हैं, मैं आपको बस एक उदाहरण दे के बात समाप्त करना चाहूँगी कि जब अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर, अपनी माँ के साथ कुछ होता है तो सब दौड़े आते हैं, ये बाकी चीज बाकी टाइम क्यों भूल जाते हैं? यानी जब तक हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को खुला छोड़ेंगे दूसरों की बहन बेटियों के लिए, तो हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। पुरुषों को भी इस पूरे समाज को बदलने में आगे आना पड़ेगा। ये सिर्फ महिला संगठनों या कुछ संस्थाओं या एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि समाज जो गर्त में जा रहा है उसको बचाने के लिए हम सब आगे आए। बिल्कुल, हम सब आगे आए और उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है उसको चरितार्थ करें। बहरहाल श्रुति जी, यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि कानून में कड़ी धाराएं बनाई गई हैं, अब और कड़ी धाराएं बनाई जा रही हैं कि यौन दुष्कर्म और महिलाओं के साथ शोषण या चाइल्ड अब्यूज जो है उनको रोका जा सके। इस बीच समाज का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये मांग पुरजोर तरीके से उठाने लगा है कि बलात्कारियों को फांसी दी जानी चाहिए। क्या फांसी देना बलात्कारी के लिए समाधान है? अगर उसे फांसी दे दी जाए तो वो तो पल में छूट जाएगा,
इस जीवन चक्र से, लेकिन जो कुछ उसने उस महिला के साथ किया है वो जिंदगी भर घुटती है। क्या लगता है आपको, ये सही होगा? देखिए, फांसी या कैपिटल पनिशमेंट के कभी भी हम लोग पक्ष में नहीं रहे जी। किसी से भी गलती हो सकती है, गलती किया इसको उसका एहसास होना चाहिए और इस गलती की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तो सज़ा के लिए हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है क्यों रेप करते हैं, किसका नेग्लिजेंस हो गया, सिर्फ कोई एक आदमी दोषी नहीं है, तो हम लोग फांसी की सज़ा कभी नहीं चाहे और हम लोग इसके पक्ष में नहीं। अगर आप कैपिटल पनिशमेंट की भी बात करें, अगर दफा 302 की बात करें, उसमें भी क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस जो होते हैं उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, निचली अदालतों में दे दी जाती है, ऊपरी अदालतों में उम्र कैद में वो सजा तब्दील हो जाती है। तो जब वहां ऐसी स्थिति हो जाती है तो इस तरह के मामलों को कैसे देखा जा सकता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, कानून में क्या कमियां रह गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुरुआती दौर जो होता है उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको चेक किया जाना है। अगर वो नहीं आप चेक कर सकेंगे तो बाद में कहाँ किसका फ़ायदा किसको मिलेगा, ये तुरंत बैठ करके हम लोग नहीं बात कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और जिसके पास पैसे होते हैं, अभी तक यही स्थिति है। मैं रोककर ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इस चीज को जिसे चेक करने की हम बात कर रही हैं, उसके लिए खाड़ी देशों में और पश्चिमी देशों में बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है, इसलिए डरता है कोई शख्स कि इस तरह की घटना को अंजाम दे दूंगा तो मेरे साथ फिर क्या सलूक होगा, या दे दूंगी तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ ऐसे क्यों? देखिए, आप अचानक बोल दें कि किसी को चढ़ा दीजिए फांसी पे और किसी को जला दीजिए, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ घटनाएं कैसे कम हो, कैसे आप उसको बचा सकें, क्योंकि दोनों व्यक्ति समाज आपकी नज़र में क्या कुछ सलूशन हो सकता है इसका? मेरे नज़र में इसमें गार्जियन की भी भूमिका है, अपने बच्चों को अच्छे से उसको बड़ा करने में, उसको अच्छी बातें सिखाने में और उसको कानून की जानकारी देने के लिए पुलिस का रोल है। पुलिस अपना जो शुरुआती दौर का रोल है वो नहीं, पता नहीं किस व्यवसाय में पुलिस लगी हुई है या कौन सी चीज़ में उसका ध्यान रहता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे वो दूर हटती रहती है। तो यही चीज़ जो है हर जगह, जैसा शरद जी ने कहा कि सारा सिस्टम है लेकिन सबका ध्यान कहीं और है, जो उनकी जवाबदेही है वो नहीं करते। अगर वो लोग करने लगे तो मुझे लगता है कि पर्याप्त कानून है हमारे यहाँ और महिलाओं को हम लोग सुरक्षित और बच्चों को रख सकते हैं, अगर जवाबदेही इन लोग अपना निभाएं तो। चलिए, ये आपने यहाँ पर बात कही है। अबराल, कंचन जी, आपको क्या लगता है कि शुड कैपिटल पनिशमेंट बी गिवन टू दोज हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेस, जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, महिलाओं के साथ यौनाचार कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं, क्या उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक, जैसे आपने बोला कि खाड़ी देशों में जी या कहीं राज्यों में ये ऐसे होते हैं तो वहाँ एक आदमी के अंदर डर बना हुआ है जी कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हमको ये सजा मिलती है। कहीं देखिए सर कलम कर दिया हमारे जाता देश है, में वो डर कैसे बनेगा? हमारे देश में कब बनेगा? अगर जब हम वो कानून बनाए हैं तो उसे हमें लागू करना होगा। जब तक अगर हम लागू कर दिए तो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, तब हमारे अंदर डर होगा। तो हम तो लागू आज करते हैं, आज हमारे साथ रेप होता है, 6 महीना तक उस केस को हम ले करते हैं, उसकी सज़ा सुनाई जाती है, सज़ा सुनाने के बाद 10 साल वो घूमता है, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो इससे डर हमारे अंदर थोड़ी है, देखा जाएगा चलो आज कर लिए, देखा जाएगा साला क्या करेगा। तो हमारे अंदर डर ही नहीं है, डर नहीं है तो होगा ही। जैसे बच्चे के एक होमवर्क है, अगर हम टीचर को नहीं मार दिए, चेयर नाच रहा है आपका, अगर हम बच्चे को नहीं मारते हैं स्कूलों में, या नहीं मारने की बात तो आजकल ख़त्म हो गई है, जब तक उसको समझाते नहीं है, जब तक उसको डांटते नहीं कि बाबू तुम अपना होमवर्क करो, तो बच्चे खेलने में लग जाते हैं। उनको जब डांटते हैं तो उनको ये डर होता है कि मेरी मम्मी डांट रही है, मेरे गार्जियन डांट रहे हैं, चलो हमको होमवर्क कर लेना है। उसी तरह से अगर हमारे राज्य में, हमारे देश में अगर कानून बनाए गए हैं तो उसको लागू जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारे अंदर, हमारे समझ से डर नहीं पैदा होगा। जब लागू करेंगे 2-4 गो पे ऐसा होगा, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, सर कलम किया जाएगा, जो भी हमारे कानून बने हुए हैं उसको लागू करेंगे,
तब जाकर के हमारे अंदर जरूर डर होगा। ऐसा कैसा है कि डर नहीं होगा? डॉक्टर शरद हमें कुमारी, क्या मरने का डर भय पैदा करके अच्छी उचित समाज का निर्माण कराया जा सकता नहीं, है? उचित समाज की निर्माण आपने जी। नहीं पूछा। आपने पूछा कि समाज में इसको क्या किया जा सकता है, इम्पैक्ट उसका किया लागू जा हो या सकता नहीं। है। डॉक्टर शरद तो- कुमार जी, हम बहुत उस परिप्रेक्ष्य में जाकर पूछते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके जो कि खाड़ी देशों में है या विदेशों में है, इस तरह की सजाओं को हमारे देश में भी लागू करके कुछ बदलाव लाया जा सकता है, या ये सिर्फ एक ढाक के 3 पास साबित होगा? देखिए, किसी भी देश का कुछ भी अनुकरण बस हमें यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। सच में वहाँ क्या हो रहा है जब तक जाके हम नहीं देखेंगे, वो सर कलम करने का क्या उद्देश्य है और क्या असर पड़ रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि बात फिर कहीं और चली जाएगी। बिल्कुल, इसलिए हम वहाँ न जाएं। हमारे यहाँ मैंने एकदम शुरुआत में ही कहा कि जो सिद्धांत बने हैं, चाहे वह कानून के रूप में हो या किसी भी रूप में, उन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक रूप में प्रयोग होना चाहिए। उसको प्रयोग करने की जो एजेंसियां हैं, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो या हमारी सरकारों की और भी एजेंसियां हों, उनको फंक्शनल होना पड़ेगा, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, उनके अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम इस पद पर हैं, ये हमारी ड्यूटी है। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आपने कहा कि कानून को भय के रूप में दिखाना, कानून के भय के लिए मौत से भी ज़्यादा 2-4 कुछ लोग अगर मर जाते हैं, उससे ज़्यादा भय नहीं उत्पन्न होगा। अगर जो 354 की बात इन्होंने कही, धारा 354, उसमें अगर छेड़खानी में लड़का छेड़खानी के आरोप में पकड़ा जाए और उस पर 50,000 रुपया का, उसको बेल भी हो जाए हर्ज नहीं है, लेकिन 50,000, 1 लाख, इस सब टाइप का अगर उसको दंड मिल जाए, देखिए कि माँ बाप अपने बेटों को बचपन से मार मार के फिट रखेंगे कि सारा 50,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, एकदम फिट हो जाएंगे सब कोई। अभी लड़कियों से मोबाइल छीन लो, लड़कियां बाहर ना निकलें, पढ़ने ना जाएं, ये कोई पंचायत क्यों नहीं लागू करता है, या कोई आदमी यह फतवा क्यों नहीं जारी करता कि जो लड़का छेड़खानी पकड़ते हुए मिलेगा उसके गार्जियन से 50,0000 रुपया पंचायत वसूलेगी। देखिए, महिलाएं भी जिम्मेवार है, एक मिनट जी कंचन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, सख्ती से कहें। इसलिए जैसे कि इन्होंने कहा कि लड़कों से नहीं लिया जाता और लड़कियों से लिया जाता है, तो उसमें हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अब बुलंदी से अपनी आवाज़ को अपने परिवार में नहीं रख सकते हैं। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कैपेसिटी क्यों नहीं है? पुरुष प्रधान देश है, इसलिए हमारे अंदर कैपेसिटी आज के इस युग में जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं पुरुषों के, शरद कुमारी जी, क्या इस बात को अभी भी कहने की जरूरत पड़ेगी कि हमें हर चीज समझानी पड़े? कुछ महिलाएं हैं हमारे समाज में जिनको हमें समझाना पड़ेगा, हर महिलाएं, क्योंकि कुछ महिलाएं ही गांव से, समाज से, पंचायतों से निकल के आगे बढ़ी हैं। जो कुछ महिलाएं जो हमसे पीछे छूट गई हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। अगर जानकारी भी है तो वो आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि आजकल हमारे समाज में ऐसा है, पुरुषों से मार खाने का भय। क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं गांव की स्थिति क्या है। घूंघट करके वो चापाकल पे बाहर पानी भरती हैं, क्यों भाई दूसरे पुरुष ना देख लें। हमारे घर के पुरुष के मन में ये बात है, तो इसलिए हमें आगे आना होगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा समाज नहीं बढ़ सकता है। देखिए, तो हम भी धारा ही बदल जाती है। हमेशा हम लोगों की एक कोशिश होनी चाहिए, मैं एकदम ऑन कैमरा कह रही हूँ कि हम सभी साथियों की कोशिश होनी चाहिए कि एक साथी जब बात रखे उस बात को आप जवाब चलिए, बराल यासिर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस वक्त, एक दर्शक। यासिर खान साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर, महिला आयोग की डॉक्टर शरद कुमारी जो बात कह रही हैं, तो उनसे मैं एक बात अपील करना चाहूंगा कि सबके ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं चारों तरफ अपने भारत देश में, यहाँ तक कि बिहार में भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसके जो दोषी, सिर्फ पुरुष को दोषी नहीं माना जाए, इसमें लड़कियां भी दोषी हैं, औरतें भी दोषी हैं, क्योंकि उनका पहनावा भी कुछ ज्यादा आकर्षित करता है अपने तरफ। लोग ऐसे पहनावा पहन के निकल रही हैं आजकल की लड़कियां, औरतें, कि नहीं देखने वाले लोग भी एक नजर देख रहे हैं। इस तरह मामला और प्रांगत दौर से ऐसा चलेगा तो फिर ऐसा होना, पुलिस भी इसमें साथ नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस भी रिश्वत खाने में अलग बैठी हुई है, अपना एक बिजनेस हो गया रिश्वत का। तो ऐसा मतलब कब तक चलेगा? क्योंकि पुलिस भी और सरकार और यहाँ तक के और महिला आयोग की जो बैठी हुई है डॉक्टर शरद कुमारी जी, उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि वो भी कुछ महिलाओं के बारे में सोचें, महिलाओं को अच्छे ढंग के कपड़े पहनने के लिए भी दावत दें। चलिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए शुक्रिया, ये आपकी निजी राय। बहरहाल डॉक्टर शरद कुमारी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आपसे सवाल पूछा है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक पहनावे का सवाल है,
आप एक सर्वे करके देख लीजिए, अगर आप इतने चिंतित हैं समाज के लिए, आप जितने भी घटनाएं आती हैं रोज़ सिर्फ पेपर कटिंग करके रखिए और देखिए कि अधिकांश रेप की घटनाएं किस तरह की लड़कियों के साथ हो रही है, कैसी महिलाओं के साथ हो रही है। बिल्कुल ऐसी बच्चियां जो एकदम सामान्य सलवार सूट पहनती हैं, जो एकदम साड़ियों में रहती हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां उस लेवल तक चली गई हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, जींस पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, इस तरह का जिसकी चिंता उनको हो रही है, तो उन सेक्टरों में भी इस तरह के उनको ड्रेस कहे जाते हैं कि पहनना है, तब वो पहन के जा रही हैं। ऐसा बहुत सारी कंपनियों में आप देखिएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन आमतौर पर जितने भी रेप के केस इस तरह के आ रहे हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के वो एकदम सामान्य लड़कियों के साथ हो रहे हैं। और सीतामढ़ी में तो लड़के के साथ हुआ है, तो वहाँ फिर पहनावा का क्या सवाल है? सवाल सोच का है। सेक्स को लेके जो गलत सोच है, उसको लेके जो एक पूरी अवधारणा है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको जो अपना पुरुष वर्ग वो समझता है मेरा आधिपत्य है, सेक्स को जीतना, उसको उसके सुख को हासिल करना, ये जो कॉन्सेप्ट एक बन गया है अपने समाज में, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया है। और जहाँ तक पहनावा का सवाल है, अभी भी बहुत कम संख्या है शहरों में, कुछ गिनी चुने बच्चियाँ थोड़ा बहुत जो आधुनिक ड्रेस पहन लेती हैं, जिसको लेके पूरा समाज बौखलाया हुआ है। तो इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है कि उसको मैं लंबा जवाब दूं, लेकिन यह कारण नहीं है, क्योंकि आप उठा के देख लीजिए। ये आपने बात जो कही है उससे इत्तेफाक पूरी तरह से रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। शरद कुमार जी, अगर आप चली जाएं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, तो वहाँ शायद आपको कुछ दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलता है। बहरहाल यहाँ पर श्रुति जी, आपसे हम सवाल खड़ा करें, क्या ये पहनावा और इस तरह की जो बातें हैं ये दुष्कर्म की घटनाओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं? देखिए, सोच जिनका क्वेश्चन था उनका था कि आकर्षित करती है, तो आकर्षित करेगी तो आप किसी का रेप कर दीजिएगा। चलिए, ये एक बहुत कड़ा सवाल यहाँ पर आपने कहा है, भले ही वो एक हंसी के लहजे में हो। यहाँ पर कंचन जी, आपसे भी यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा। नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर मान लीजिए कि वो लड़की जेंट्स हैं तो कह रहे हैं कि भड़काऊ ड्रेस पहनते, अगर मैं उनसे पूछ रही हूँ यहाँ मैं महिला होने के नाते, न कि कोई नेत्री होने के नाते, क्या वो जांघिया और गंजी पहनेंगे तो हमारा मन करेगा कि हम रेप कर लें? चलिए, इस तरह के सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं और लगातार ये बातें भी उठ सकती हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह की फिल्में आजकल बाजारों में आ रही हैं, किस तरह की प्रोग्राम्स आजकल बनते हैं। शरद कुमारी जी, इस पर भी हम आना चाहेंगे। जो प्रोग्राम्स आजकल चलते हैं, जो फिल्में बनती हैं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, या जिस तरह की लेखनी आजकल देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पड़ता है। देखिए, हमेशा से कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य किसी रूप में, लिखित रूप में हो, सिनेमा के रूप में हो, सीरियल्स के रूप में हो, निश्चित रूप से, और इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। बहुत पुरानी ज़माने की एक डांसर हीरोइन हुआ करती थी हेलेन, सबको उनका नाम जानते होंगे। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि हम तो आइटम डांसर, उस ज़माने में आइटम सॉन्ग्स बहुत कम हुआ करते थे, तो उस समय की वो डांसर थी। उन्होंने कहा कि उस ज़माने में जब हम डांस करने आते थे तो हमें घबराहट होती थी, हमारे अंदर घबराहट थी कि हमें इस तरह से खुल के डांस करना है, और आज तो हीरोइनें आती हैं, उनके अंदर कोई घबराहट नहीं है। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कितनी तेज़ी से सिनेमा की दुनिया में बदलाव आया। इसके पीछे क्या है कि एक जो बाजारवाद पिछले जो 2 दशक बीते हैं हमारे यहाँ, जो नव उदारवाद और वैश्वीकरण के नाम पर जो बाजारवाद आया है, इसने इतनी तेज़ी से लोगों के अंदर जो एक संस्कार और जो एक सभ्य समाज का जो परिकल्पना थी, उसको सिर्फ पैसों से तौल के ऐसा रख दिया कि हर कोई, क्योंकि लड़कियां भी गलत हैं या लड़के भी गलत हैं, जो बात उठ रही है, हर कोई उस स्तर पर उतर आया है कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण हो गया इस बाजारवाद की दुनिया में, इस नवोदारवाद की दुनिया में। और पहले कहाँ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता था। हम अपना सीरियल देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो हम जीवन शैली दिखा रहे हैं पाश्चात्य देशों की दिखा रहे हैं, या वो वहाँ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है, हमारे यहाँ के लिए अभी उचित शायद नहीं थी। तो ये जो संक्रमण काल है, इसलिए ये मान के चले हम लोग इतना घबराए नहीं कि ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है। हर चीज़ बुरा ही नहीं हो रहा है, हम अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं। संक्रमण काल है, इसी में धैर्य की जरूरत थी, जो शायद हम कहीं खो रहे हैं। चलिए, बहरहाल आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बेबाकी से आप लोगों ने अपनी राय रखी है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था और साथ ही पुलिस प्रशासन से लेकर सरकारें सब ये शो देख चुकी हैं, और इससे
एक कम से कम इन लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि क्या कुछ बदलाव किया जाना ज़रूरी है। देश भर में इस तरह के शोज़ प्रसारित होते हैं कि कैसे दुष्कर्म की, यौन दुराचार जो होते हैं उसकी घटनाओं पर, चाइल्ड एब्यूज़ की घटनाओं को रोका जा सके। इसमें कार्यक्रम भी बनते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर जागरूकता है। महिलाओं को और पुरुषों को सबको आगे बढ़कर आना होगा और साथ ही एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए उन्हें मार्ग प्रशस्त करना होगा, वरना जो कुछ हो रहा है उसे होने से रोका जाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आर्यन आपकी आवाज़ में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।